गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर 11 में नवीन विद्यालय की ओर से मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। लेक्चर 10 में हमने चैप्टर पढ़ा था कैशलेस ट्रांजैक्शन। कैशलेस ट्रांजैक्शन में हमने देखा था कि कैशलेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है, कि नगद विहीन लेन देन क्या होता है, इसके माध्यम कौन कौन से हैं, हम नगद विहीन लेन देन किस किस माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि इस सिस्टम को अपनाने के, डिजिटल चीज़ों को अपनाने के फ़ायदे क्या क्या है, उनकी लिमिटेशंस, उनकी सीमाएं क्या क्या है। उसके बाद देखी थी हमने कि जब हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं या फिर कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियां इसमें रखनी चाहिए। ये सभी कौन से चैप्टर में था, लास्ट चैप्टर में, ठीक है, वो था कैशलेस ट्रांजैक्शन। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अवधारणाएं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये क्या होता है पहले देखिए। आज के जो युग है यहाँ पे कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जहां पर, आज के युग में कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जहां पर देश के नागरिकों की पूर्ति उसी के यहाँ के उपलब्ध संसाधन से हो जाए, उपलब्ध संसाधन से हो जाए। कि मान के चलो जैसे अपना देश है तो क्या अपने देश के नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति या फिर उनके जो उनको चीज़ चाहिए वो अपने देश में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्योंकि वो क्या करता है, क्योंकि जो उपभोक्ताओं की रुचि, फैशन है आदि क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज का के युग में ऐसा कोई देश नहीं होगा जो अपने नागरिकों की जरूरतों की पूर्ति अपने यहाँ के उपलब्ध संसाधन से कर ले। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए वो दूसरे देशों से क्या करता है, व्यापार करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है सभी देशों से आयात व निर्यात करना। क्या होता है, आयात व निर्यात करना, ठीक है। और जहां पर ऐसा देश जहां पर क्या नहीं होता, जहां पर दूसरे देशों से आयात व निर्यात नहीं होता है। क्या नहीं होता है, आयात व निर्यात, मतलब केवल उसी देश में वस्तुओं का उत्पादन होता है और उसी देश में क्रय किया जाता है और विक्रय किया जाता है। तो उस अर्थव्यवस्था को बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। जहां पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है वह क्या होती है, वो होती है बंद अर्थव्यवस्था। लेकिन आज का ये जो युग है वो कौन सा युग है, खुली अर्थव्यवस्था वाला। क्योंकि कोई भी देश अपने आप में इतना परिपूर्ण नहीं होता है कि वह अपने यहाँ के नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति अपने यहाँ के संसाधनों से कर ले, ठीक है। इसलिए क्या करना पड़ता है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना पड़ता है। तो हम आते हैं, पहला पॉइंट हमारा बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है देखिए, और एक होती है खुली अर्थव्यवस्था। आपको पता होगा इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी वो होती है जहां पर हम हमारी आर्थिक क्रियाएं करते हैं, ठीक है। तो एक होती है बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, ऐसे देश की अर्थव्यवस्था, एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था में ना दूसरे देशों से ना कोई आयात होता है ना कोई निर्यात होता है, अर्थात दूसरे देशों से कोई व्यापार नहीं होता है, केवल अपने ही देश में सभी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, चाहे वो कम पड़े या ज्यादा पड़े, ठीक है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। ऐसा जिसका दूसरे देश से कोई भी आर्थिक लेन देन नहीं होता है, जो किसी भी देश से कोई व्यापार नहीं करती है, वो कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। और खुली अर्थव्यवस्था क्या होगी, इसके अपोजिट, कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका सभी देशों के साथ आयात व निर्यात होता है, जो दूसरे देशों से क्या करती है, व्यापार करती है, अपनी अर्थव्यवस्था को चलाती है, वो कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है, खुली अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर दूसरे देशों से व्यापार किया जाता है, उन वस्तुओं और सेवाओं का आयात व निर्यात किया जाता है, वो कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है, खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थव्यवस्था दोनों हो गई, बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, देश की ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर दूसरे देशों से कोई लेन देन नहीं होता है, कोई व्यापार नहीं होता है, वह कहलाती है बंद अर्थव्यवस्था। और ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर दूसरे देशों से हम व्यापार करते हैं, हम आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, वो कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है, खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब आते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ, ठीक है।
सामान्यतः व्यापार का अर्थ क्या होता है, एक बिजनेस करता है कोई भी तो बिजनेस का अर्थ क्या होता है, वस्तुओं व सेवाओं को क्रय करना और विक्रय करना, ये क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। ठीक है, तो इसी तरह व्यापार क्या होता है, व्यापार दो तरह का होता है, एक होता है अंतरराज्यीय, एक होता है अंतरराष्ट्रीय। क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय। व्यापार दो तरह का होता है, दोनों ही प्रकार का होता है, अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय। तो अंतरराज्यीय व्यापार क्या होगा, जो हमारे देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर किया जाए, अर्थात हमारे देश में ही सारा उत्पादन हो, इसकी क्रय हो और इसका क्या हो, विक्रय हो। ऐसा व्यापार जो देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर होता है वो कौन सा व्यापार कहलाता है, अंतरराज्यीय व्यापार। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो हमारे देश की भौगोलिक सीमा के बाहर भी हो, कौन सा व्यापार कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, जैसे अंतरराज्यीय का एक एग्जाम्पल ले लो, मान के चलो यहाँ से हम दक्षिण भारत में चावल ज़्यादा होते हैं तो वहाँ से चावल अपन क्रय करते हैं तो वो देश में ही करते हैं, तो वो कौन सा व्यापार है, अंतरराज्यीय व्यापार। लेकिन मान के चलो हमारा भारत है, वो अमेरिका से कोई चीज़ मंगा रहा है, कोई टेक्नोलॉजी या फिर कोई वस्तु कोई सेवा, तो वो कौन सा व्यापार हो गया, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, आगे समझ में अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, ऐसा व्यापार जो देश की भौगोलिक सीमाओं के बाहर किया जाता है, चाहे वो कोई सा भी देश हो, किसी भी देश से किया जाए, बस अपने देश की भौगोलिक सीमा से बाहर किया जाए तो वो कौन सा व्यापार कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। और ऐसा व्यापार जो देश की भौगोलिक सीमा के भीतर रह के किया जाए वो कौन सा व्यापार है, अंतरराज्यीय व्यापार। ठीक है, व्यापार दोनों हो गए, अंतरराज्यीय व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की अर्थ आपने समझ लिया, ऐसा व्यापार जो देश की भौगोलिक सीमा के बाहर किया जाता है या फिर दूसरे देशों से आयात व निर्यात करना क्या कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। दूसरे देशों को अपनी वस्तुओं का क्रय करना और दूसरे देशों से वस्तुओं का विक्रय करना क्या कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता कि हमें आज के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो देखिए इसका पहला पॉइंट यह है कि हर देश के पास उपलब्ध संसाधन नहीं होते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि सभी देश सभी प्रकार की वस्तु का उत्पादन करने में सक्षम नहीं होते। जैसे मान के चलो कहीं अमेरिका में वो चीज़ ज़्यादा है, भारत में ये चीज़ कम है, तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब सभी प्रकार की वस्तुएं सारे देश ही उत्पादन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि कौन सा देश उस वस्तु का अधिक उत्पादन करेगा, जिसके पास अधिक संसाधन होंगे, मतलब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध संसाधन होंगे किस चीज़ के, उस चीज़ का उत्पादन करने के लिए। ठीक है, तो सभी देश सभी प्रकार की वस्तु का उत्पादन समान रूप से करने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए दूसरे देशों की वस्तुओं पर क्या रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। मान के चलो कोई चीज़ है अमेरिका एंड इंडिया, ठीक है, अमेरिका और इंडिया, ठीक है, मान के चलो दोनों में ही उस चीज़ का उत्पादन हो रहा है। एक वस्तु है जिसका उत्पादन दोनों ही देशों में हो रहा है, लेकिन अमेरिका के पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है, ज़्यादा है, और इंडिया के पास क्या है, कम है। ठीक है, क्या रिसोर्सेज, तो उत्पादन कहाँ ज़्यादा होगा, अमेरिका में होगा। ठीक है, तो इसलिए सभी देशों के पास संसाधन क्या होते हैं, जो एक समान मात्रा में नहीं होते हैं, और कभी कभी मान के चलो हमारे भारत में बिल्कुल ही नहीं हो ये चीज़, तो हमें किस पर निर्भर रहना पड़ेगा, अमेरिका पे। ठीक है, तो इसलिए आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरे देशों पर क्या रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। क्योंकि मान के चलो तेल की आवश्यकता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तेल ले लेते हैं, तो तेल की आवश्यकता सभी को होती है, किंतु इसके जो क्षेत्र है वो बहुत ही सीमित होते हैं, और इसका व्यापार क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों हुई, पहला पॉइंट क्या है कि सभी देशों के पास एक जैसे संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, अर्थात
अर्थात हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, किसके लिए? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम कि मान के चलो जैसे विश्व में किसका उत्पादन होता है? उर्वरक, भूमि, खनिज संपदा, वन संपदा आदि का असमान वितरण होता है। उर्वरक का असमान वितरण होता है तो क्या होता है असमान वितरण में? इस देश के पास ज्यादा पहुंच गया और इस देश के पास कम पहुंच गया। ठीक है, तो कौन सा देश उस चीज का ज्यादा उत्पादन करेगा? वो करेगा जिसके पास क्या होगा? थोड़ा विशिष्टीकरण होगा, संसाधन ज्यादा होंगे, प्रकृति से उसे कुछ चीजें ज्यादा मिली होगी। ठीक है, तो उत्पादनों के साधनों के बीच क्या नहीं होता? स्थानापन्न नहीं होता है। मतलब मान के चलो अपने भारत की जलवायु अधिक है, दूसरे देश की जलवायु कम है, तो जिस चीज के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है वो वहां नहीं होती है, इसलिए क्या करना पड़ता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना पड़ता है। मान के चलो अगर दूसरे देश में उस वस्तु का उत्पादन ज्यादा है तो हम वहां से उसे आयात कर सकते हैं ताकि हमारे पास उस चीज की कमी नहीं आए, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता होती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक तरह से क्यों किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या होता है? हमें नई नई तकनीकें प्राप्त होती है। हमारा भारत है, हमारे भारत के पास ठीक है सब चीज बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, सभी चीजें अच्छी है, लेकिन अमेरिका मान के चले, अमेरिका हुआ ये सब हुआ, उनके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है। ठीक है, तो यदि हम वहां से इस चीज को लेते हैं तो हमारे देश का क्या होता है? विकास होता है। तो पिछड़े लोगों का, पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, क्या होता है? वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसका थोड़ा सा हिस्सा किसमें आता है? नेशनल इनकम में आता है। क्यों आता है? मान के चलो हमारे निर्यात ज्यादा है, आयात है, तो हमारी इनकम और हमारे लॉसेस जो हो रहे हैं, हमारे जो इनकम और हमारे जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसका हिसाब किताब कौन रखता है? गवर्नमेंट रखती है। तो ये जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है इसका थोड़ा सा पार्ट हमें कहाँ रखना पड़ता है? नेशनल इनकम में जाता है, मतलब राष्ट्रीय आय में जाता है। ठीक है, जो भी हमें इस चीज से इनकम होती है उसका पार्ट कहाँ जाता है? वो जाता है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है। अर्थात देशों के विकास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व, कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है इसका महत्व क्या क्या है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व तो देखिए, इसके लिए कुछ परिभाषाएं दी गई है कई अर्थशास्त्रियों ने। तो देखिए, जेकब वाइनर के अनुसार विदेशी व्यापार कुछ अंश तक विशिष्टीकरण को जन्म देता है। अब विशिष्टीकरण को जन्म कैसे देगा? मान के चलो, जैसे मान के चलो कोई चीज है जो कहीं और नहीं हो रही, केवल हमारे भारत में होती है। ठीक है, भारत में होती है, तो हमारे भारत के लिए क्या है? एक विशिष्टीकरण है कि हमारा भारत ही इसमें क्या है? सर्वोपरि है, हमारे भारत ही इस चीज को कर सकता है, तो भारत इस चीज में विशिष्ट हो गया। तो किसको जन्म देता है? ये विशिष्टीकरण को जन्म देता है। ठीक है, वॉल्टर ट्रूसे के अनुसार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मनुष्यों को अधिक जीने की अनुमति देता है, उनके मनपसंद की चीजों को प्रदान करके उनके जीवन स्तर को क्या देता है? ऊंचा बनाता है, उन्हें आनंद देता है, जो शायद उसकी अनुपस्थिति में संभव नहीं होता। मान के चलो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे इंडिया में नहीं मिलती है। ठीक है, और जो चीज बाहर दूसरे देशों में मिलती है, और यहाँ के लोगों को क्या है? यहाँ की चीजें तो उन्होंने ठीक है काम ले ली काम में, लेकिन दूसरे देशों की जो चीज है वो उनकी रुचियां और उनकी फैशन के हिसाब से है। ठीक है, तो वो किस में देगी? उनका जीवन स्तर बढ़ाएगी, उनको आनंद देगी। ठीक है, तो उनको क्या देती है? अधिक जीने की अनुमति देती है, जो शायद मान के चलो अगर ये रुचियां फैशन नहीं होती है तो इसकी अनुपस्थिति में नहीं होता। मान के चलो कोई चीज है जो इंडिया की नहीं है, यहाँ की है, दूसरे देशों की, और वो हमें बहुत ज्यादा आनंद देती है, मतलब हमें बहुत ज्यादा खुशियां देती है, फिर हमारी जरूरत है उस चीज से, तो वो क्या देगी? हमें आनंद देगी। और वो चीज नहीं होती है तो हमारे पास क्या होता? थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आ जाती, हमें आनंद का अनुभव नहीं हो पाता। ठीक है, तो उसकी अनुपस्थिति में ऐसा संभव नहीं था। अब आते हैं हम महत्व के, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व क्या क्या है। तो देखिए, उपभोक्ता, उत्पादक व विनियोगकर्ता को वस्तुओं के चयन की क्या देता है? अवसर प्रदान करता है। जैसे मान के चलो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उत्पादक भी होता है, उपभोक्ता भी होता है और इन्वेस्टर्स भी होता है। उत्पादक क्या होता है? जो वस्तु का उत्पादन करता है। उपभोक्ता क्या होता है? जो वस्तु को खरीदता है। और इन्वेस्टर क्या होता है? जो उस चीज में पैसा लगाता है। ठीक है,
तो इन क्या करता है, इनको वस्तुओं के चयन की क्या करता है, इनको समान अवसर प्रदान करता है। ठीक है, कि आप यहाँ से ले लो या कहीं से भी ले लो, वो आपकी चॉइस है, तो समान अवसर प्रदान करता है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन का पूर्ण उपयोग होने में सहायक होता है। मान के चलो जैसे हमारे यहाँ पे सब चीज़ अच्छी है, नेचर अच्छा है, या फिर हवा अच्छी है, कुछ भी है, तो वो क्या होता है, मान के चलो हमारा अगर केवल देश में उत्पादन होता, हमारा दूसरे देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता, तो क्या हम उन संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे देश में तो थोड़ी सी ही बहुत है। ठीक है, तो हमारे यहाँ के पूर्ण संसाधनों को उपयोग करने में क्या करता है, ये मदद करता है। ठीक है, मान के चलो हमारे यहाँ कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है और हमारे देश के लिए वो थोड़ी सी ही पर्याप्त है, तो उसको पूर्ण करने में कौन सहायता देगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, प्रत्येक देश के विकास को समान अवसर प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या होता है? देश का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, प्राकृतिक आपदाओं में आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सहायक होता है। मान के चलो हमारे यहाँ कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, ठीक है, प्राकृतिक आपदा में हमें कोई चीज़ की जरूरत ऐसी पड़ गई जो केवल दूसरे देशों से आती है, तो वो उपलब्ध कराने में भी वो क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, विकासशील देशों को वित्तीय सुविधा और आधुनिक टेक्नोलॉजी प्राप्त होने से तीव्र औद्योगिकी की संभावनाएं बढ़ती है। जैसे मानकर चलो हमारी इंडिया है, ठीक है, हमारा इंडिया जो है वो क्या है? विकासशील देश है। क्या है? विकासशील देश है। यदि हमारे इंडिया को नई नई टेक्नोलॉजी मिलती है तो किसका विकास होगा? हमारे देश का विकास होगा। ठीक है, हमारा देश क्या होगा? विकासशील से विकसित की ओर जाएगा। कब जाएगा? जब उसे नई नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, नई नई चीजें उपयोग करने को मिलेंगी और हमारा जो काम है वो थोड़ा कम होगा। इससे क्या होगा? हमारे देश का विकास होगा, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। ठीक है, और क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देशों में परस्पर सद्भावना बढ़ती है। उनको मान के चलो वो बार बार आयात निर्यात करते हैं तो दोनों आपस में क्या करते हैं? कनेक्ट होते हैं, तो उनके बीच की क्या बढ़ती है? सद्भावना बढ़ती है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्व क्या क्या है? देश के विकास में बढ़ावा देता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, सद्भावना बढ़ती है, और क्या होता है? संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो पाता है। ठीक है, सभी को वस्तुओं के चयन का समान अवसर प्रदान होता है। ठीक है, तो 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी अपने देश को। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हम करते हैं तो इसके फायदे, इसका महत्व क्या क्या है। ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यापार संतुलन व भुगतान संतुलन। ठीक है, तो व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में उल्लेखनीय अंतर है। उल्लेखनीय का मतलब है वो मैं बताऊंगी इसका मतलब क्या है। तो देखिए, व्यापार जो संतुलन होता है वो भुगतान संतुलन का क्या है? एक पार्ट है। क्या है? एक पार्ट है। मतलब व्यापार संतुलन छोटा है और भुगतान संतुलन बड़ा। तो व्यापार जो संतुलन है वो भुगतान संतुलन का एक भाग है। प्रत्येक देश क्या होता है? प्रत्येक देश दूसरे देशों से वस्तुओं का आयात व निर्यात करता है। ठीक है, प्रत्येक देश जो देश है वो दूसरे देशों से क्या करता है? आयात व निर्यात करता है। ठीक है, अब आयात निर्यात करता है वस्तुओं का, तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो दृश्य होती हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अदृश्य होती हैं, मतलब जो दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो दृश्य वस्तुओं से तात्पर्य है जिन्हें देखा जा सकता है, जिन्हें छुआ जा सकता है। ठीक है, और अदृश्य जिन्हें देखा व छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जाता है। ठीक है, तो इन वस्तु केवल दृश्य वस्तुओं को ही व्यापार संतुलन में शामिल किया जाता है। क्या?
व्यापार संतुलन क्या होता है? ऐसा व्यापार, ऐसा संतुलन जिसमें केवल दृश्य वस्तुओं का व्यापार किया जाता है, वो कौन सा व्यापार कहलाता है? ठीक है, व्यापार संतुलन। इसमें लॉस, इसमें प्रॉफिट, इसमें बनाए रखना, वो क्या होता है? व्यापार संतुलन कहलाता है। तो केवल दृश्य वस्तुओं का संतुलन देखना, दृश्य वस्तु के व्यापार का संतुलन रखना, वो क्या होता है? व्यापार संतुलन होता है। और भुगतान संतुलन क्या होगा? इसके अपोजिट, दृश्य व अदृश्य वस्तु दोनों के ही व्यापार को संतुलन, दोनों के ही व्यापार को संतुलन करना, संतुलन बनाए रखना क्या होता है? भुगतान संतुलन होता है। ठीक है, तो दृश्य वस्तुओं को आयात निर्यात मूल्यों को व्यापार संतुलन में शामिल किया जाता है। इस प्रकार व्यापार संतुलन केवल किन वस्तुओं का होता है? दृश्य वस्तुओं का ही होता है। भुगतान संतुलन किन वस्तुओं का होगा? दृश्य व अदृश्य दोनों ही प्रकार की वस्तुओं का क्या होता है? भुगतान संतुलन होता है। ठीक है, एक बार देखिए, व्यापार संतुलन क्या होता है? केवल दृश्य वस्तुओं का ही क्या होता है? व्यापार संतुलन होता है, जबकि दृश्य और अदृश्य ये दोनों का ही किसमें होता है? ये होता है भुगतान में, और ये सिर्फ किस में होता है? ये होता है व्यापार में। ठीक है, आगे समझ में आप लोगों के। और अदृश्य, मान के चलो दृश्य सेवाएं तो आपको पता है, वस्तुएं होती है, जो भी उत्पादन होता है वो दृश्य होता है। सेवाएं क्या होती है? सेवाएं अदृश्य होती है, जैसे बैंकिंग सेवा हो गई, ठीक है, तकनीकी सेवा हो गई, बीमा हो गया, वो कौन सी वस्तुएं होती है? अदृश्य वस्तुएं होती है, मतलब अदृश्य जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन मान के चलो बीमा है, बैंकिंग सेवा, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं ना। तो इसी प्रकार दृश्य व अदृश्य वस्तुओं का व्यापार किसमें होता है? भुगतान संतुलन में। और केवल दृश्य वस्तु किसमें देखा जाता है? व्यापार संतुलन में। ठीक है, अब बोर्ड एक अर्थशास्त्री आते हैं, बोरसोड स्टर्न के अनुसार भुगतान संतुलन क्या है? तो भुगतान संतुलन क्या है? किसी देश के लिए अंतरराष्ट्रीय लेन देन में प्राप्ति और भुगतानों का दर्ज करने का तरीका मात्र। भुगतान संतुलन क्या होता है? दूसरे देश से हमने जो आयात निर्यात किया है, पूरा कुल मिला के जो आयात निर्यात करते हैं, उनकी प्राप्तियां व जितनी हमने चुकाई है उनका लेखा जोखा, मतलब जो हमने देताएं हैं, ठीक है, हमारी जो रिसीव्ड है, जो पेमेंट किया है हमने, उन सभी का लेखा जोखा किसमें सम्मिलित होता है? वो होता है, क्या कहलाता है? भुगतान संतुलन। कि दूसरे देश से आर्थिक लेन देन का लेखा जोखा जो किया जाता है वो कहाँ होता है? भुगतान संतुलन में होता है। ठीक है, आगे समझ में व्यापार में भुगतान संतुलन। ठीक है, व्यापार संतुलन में किन मदों को शामिल किया जाता है? केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है। और भुगतान संतुलन में किन मदों को शामिल किया जाता है? दृश्य व अदृश्य मद दोनों को ही शामिल किया जाता है। ठीक है, भुगतान संतुलन क्या है? बोरसोड स्टर्न के अनुसार वो ये है, क्या है उनके अनुसार? कि बोरसोड स्टर्न के अनुसार भुगतान संतुलन दूसरे देशों से आर्थिक लेन देन अर्थात आयात व निर्यात का लेखा जोखा करने का एक क्या है? तरीका है। क्या है? भुगतान संतुलन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है विदेशी विनिमय दर, छठा। विदेशी विनिमय दर। विनिमय क्या होता है? ट्रांजैक्शन, आदान प्रदान करना, एक दूसरे की चीजें आदान प्रदान करना। ठीक है, तो विनिमय दर एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के रूप में व्यक्त की गई कीमत है। विदेशी विनिमय दर क्या होती है? मान के चलो अमेरिका में क्या है? अमेरिका $1 है और इंडिया में उसकी कीमत कितनी है? ठीक है, 68.26 रुपए। ठीक है, तो एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में जो व्यक्त किया जाता है, जो उसकी कीमत होती है, वो क्या कहलाती है? विदेशी विनिमय दर कहलाती है। विदेशी विनिमय दर क्या होती है? विनिमय दर एक देश की मुद्रा की दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त की गई कीमत है। एक देश की मुद्रा क्या है? $1, दूसरे देश की मुद्रा क्या है? 68.20। तो ये दोनों क्या है जो व्यक्त किया है इन्होंने? तो वो क्या है? विदेशी विनिमय दर। $1 की तुलना में 68.20 हमारे इंडिया का रुपया है, तो वो क्या है? विदेशी विनिमय दर। विनिमय दर वह दर है जिस पर एक करेंसी दूसरी करेंसी में परिवर्तित की जाती है। ये वह दर है जिसमें एक करेंसी दूसरी करेंसी में $1 से वो किस में परिवर्तित हो जाएगी? 68.26 रुपए में वो परिवर्तित हो जाएगी। तो ऐसी दर, विदेशी विनिमय दर वह दर होती है जिसमें एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। करेंसी का परिवर्तन।
ठीक है, वो कौन सी दर कहलाती है? विदेशी विनिमय दर कहलाती है। विदेशी विनिमय दर कहाँ तय होती है? जैसे मान के चलो व्यापार होता है सबका, ठीक है, तो व्यापार का ट्रांजेक्शन जो का विनिमय बाजार होगा, इसी प्रकार विनिमय दर कहाँ निर्धारित होती है? वो होती है विदेशी विनिमय बाजार में, ठीक है। विनिमय दर क्या होती है? एक देश की करेंसी का दूसरी देश की करेंसी में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? विदेशी विनिमय दर कहलाता है। और विदेशी विनिमय दर कहाँ निर्धारित होती है? वो होती है विदेशी विनिमय बाजार में। क्या होती है? विदेशी विनिमय बाजार में, ठीक है, जहां दो या दो से अधिक देशों के मध्य उनकी मुद्राओं का विनिमय होता है, वो बाजार कौन सा कहलाता है? विदेशी विनिमय बाजार कहलाता है, ठीक है। ऐसा बाजार जहां पर दो या दो से अधिक देशों के मध्य क्या होता है? मुद्रा का बाजार होता है, मुद्रा का बाजार होता है, वो कौन सा बाजार कहलाता है? विदेशी विनिमय बाजार कहलाता है, ठीक है। इस बाजार के मुख्य एजेंट क्या है? व्यावसायिक बैंक, अधिकृत डीलर, मुद्रा प्राधिकारी हो सकते हैं। तो ऐसा बाजार जहां पर दो या दो से अधिक देशों के मध्य क्या होता है? मुद्रा का व्यापार होता है, वो कौन सा बाजार कहलाता है? विदेशी मुद्रा बाजार, विदेशी विनिमय बाजार, मुद्रा का व्यापार देशों के मध्य, ठीक है। तो क्या है विदेशी विनिमय दर? ऐसी दर जिसका क्या होता है? एक देश की करेंसी का दूसरी देश की करेंसी में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? विदेशी विनिमय दर होना कहलाता है। विदेशी विनिमय का दर निर्धारण कहाँ होता है? विदेशी विनिमय बाजार में होता है। विदेशी विनिमय बाजार क्या होता है? दो या दो से अधिक देशों के मध्य किसका बाजार करना? मुद्रा का बाजार करना, क्या मुद्रा का व्यापार करना क्या कहलाता है? विदेशी विनिमय बाजार कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं हम विनिमय दर का निर्धारण। विनिमय दर का निर्धारण, ठीक है। अब विनिमय दर का निर्धारण किन किन द्वारा होता है? विनिमय दर का निर्धारण मांग पूर्ति सिद्धांत के द्वारा कर सकते हैं, क्रय शक्ति समता सिद्धांत के अनुसार कर सकते हैं, भुगतान शेष सिद्धांत के अनुसार कर सकते हैं। किन किन के अनुसार? मांग पूर्ति सिद्धांत, क्रय सिद्धांत, भुगतान सिद्धांत के आधार पर क्या कर सकते हैं? विनिमय दर का निर्धारण कर सकते हैं। मांग पूर्ति सिद्धांत, भुगतान सिद्धांत और एक है क्रय क्षमता सिद्धांत, ठीक है। इन तीनों सिद्धांतों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कर सकते हैं। तो देखिए मांग पूर्ति सिद्धांत क्या होता है? जिस प्रकार मांग पूर्ति में क्या होता है? कीमतों का निर्धारण क्या होता है? बाजार में किसको देखकर होता है? वस्तुओं की उत्पादन की मांग व पूर्ति को देखकर किसका निर्धारण होता है? कीमतों का निर्धारण होता है। जिस प्रकार एक बाजार में कीमतों का निर्धारण उस वस्तु की मांग व पूर्ति के अनुसार होता है, उसी प्रकार विदेशी विनिमय बाजार में भी विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होगा? विदेशी विनिमय दर की मांग व पूर्ति को देखकर होगा, ठीक है। तो इसकी मांग पूर्ति सिद्धांत विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होगा? विदेशी विनिमय की मांग व पूर्ति को ध्यान में रखकर विदेशी विनिमय का निर्धारण विदेशी विनिमय बाजार में किया जाएगा, ठीक है। मान के चलो जैसे भारत में विदेशी विनिमय की मांग इसलिए होती है, भारत में विदेशी विनिमय की मांग क्यों होती है? क्योंकि भारत क्या करता है? मान के चलो भारत में हमारे क्या है? विदेशी विनिमय की मांग है, ठीक है। विदेशी विनिमय की मांग क्यों है? क्योंकि अमेरिका से हमें वस्तुएं खरीदने के लिए हमें उसे क्या देनी पड़ेगी? डॉलर देनी पड़ेगी, ठीक है। डॉलर में हमें क्या करना पड़ेगा? आयात करना पड़ेगा, ठीक है। तो विदेशी विनिमय की मांग क्यों होती है? देश को दूसरे देशों से आयात करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? विदेशी विनिमय मांग की होती है, ठीक है। जिसके बदले अमेरिकी क्या उपलब्ध कराता है? डॉलर उपलब्ध कराता है, क्योंकि आयातों का भुगतान किसमें किया जाता है? डॉलर में किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम मांग वक्र जो होता है हमारा मांग वक्र, ये हमारा मांग वक्र है, वो क्या होता है? विदेशी विनिमय मांग के लिए क्या होता है? ऋणात्मक होता है। विदेशी विनिमय का मांग वक्र क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो विदेशी विनिमय की दर जितनी कम होगी
हमारे देश में, भारत में क्या होगा, डॉलर की मांग उतनी ही अधिक होगी। क्यों होगी? विनिमय दर क्या है? विनिमय दर ये होती है हमारे यहाँ की, एक डॉलर की क्या है, 68.26। तो विनिमय दर जितनी कम होगी उतनी हमारे क्या बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है, ये आपकी पूर्ति है, एस सप्लाई, और डी क्या है, ये मांग, डिमांड। ठीक है, तो हमारे देश में विदेशी विनिमय की मांग जितनी अधिक होगी, विदेशी विनिमय की दर क्या होगी, उतनी कम होगी। जैसे मान के चलो विदेशी विनिमय दर है, तो विनिमय दर क्या है, कम है विनिमय दर, जितनी कम होगी और मांग हमारी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी, मतलब ऋणात्मक संबंध हो गया। ठीक है, विदेशी विनिमय की दर जितनी कम होगी उस तो मांग हमारे यहाँ क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, और विदेशी विनिमय का जो पूर्ति वक्र है वो क्या होता है, वो धनात्मक होता है। क्यों होता है? जितनी विदेशी विनिमय दर बढ़ेगी उतने यहाँ हमारी क्या बढ़ेगी, पूर्ति बढ़ेगी। ठीक है, मांग क्यों बढ़ेगी हमारे यहाँ, विदेशी विनिमय दर कम होने पर हमारा पैसा सस्ता हो जाएगा, और पैसा सस्ता होने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी मांग ज्यादा करेंगे। ठीक है, और विदेशी विनिमय की दर बढ़ेगी तो हम पूर्ति करेंगे दूसरे देशों को, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा, हम दूसरे देशों को महंगे दामों में बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो विदेशी विनिमय का दर मांग वक्र क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और विदेशी विनिमय का पूर्ति वक्र क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, तो मान के चलो से R1 पे क्या है रेट, $1 की 60 है, इस पे 68 है और इस पे 75 है। ठीक है, इस पे आपका ये हो जाता है, ठीक है, और इस पे आपका ये हो जाता है। ठीक है, अगर आपकी विदेशी विनिमय की दर बढ़ रही है, क्या हो रही है, विदेशी विनिमय की दर यहाँ क्या हो गई, 68 से 75 हो गई, तो आपके इस जगह पे कोई फर्क आया नहीं आया, डिमांड एंड सप्लाई वैसी की वैसी रही, मतलब धनात्मक संबंध। और यदि कम होती है तो आपके यहाँ क्या हो जाता है, डिफरेंसेस आ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, विदेशी विनिमय का दर क्या होता है, मांग वक्र ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब आते हैं एक पॉइंट पर, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है अवमूल्यन व अधिमूल्यन। क्या है, अवमूल्यन मैंने इसको पहले भी 2-3 बार बताया गया है। क्या अवमूल्यन, किसी दूसरे देश की तुलना में हमारी देश की मुद्रा का मूल्य क्या हो जाना, कम हो जाना, और किसी दूसरे देश की तुलना में हमारी मुद्रा का मूल्य क्या हो जाना, अधिक हो जाना, क्या होता है, अवमूल्यन व अधिमूल्यन। और ये दोनों ही चीजें, अवमूल्यन व अधिमूल्यन, हमारे देश की मौद्रिक विनिमय को क्या बनाए रखती है, मौद्रिक विनिमय को स्थिरता देती है, मौद्रिक विनिमय को स्थिर बनाए रखती है। क्या बनाए रखती है, स्थिर। क्योंकि जब हमारे यहाँ लगेगा कि हमें अब हमारे पैसे की कीमत क्या करनी चाहिए, कम करनी चाहिए, इससे क्या होगा, हमें संतुलन बना रहेगा। और कभी हमें लगेगा कि हमारे देश की मुद्रा का मूल्य हमें क्या कर देना चाहिए, अधिक कर देना चाहिए, तो इससे क्या बनेगा, हमारा संतुलन। तो ये दोनों ही चीजें हमारे देश की मौद्रिक विनिमय को क्या बनाए रखती है, स्थिर बनाए रखती है। ठीक है, अवमूल्यन क्या होता है, किसी दूसरे देश की तुलना में हमारे देश की मुद्रा का मूल्य कम हो जाना क्या कहलाता है, अवमूल्यन कहलाता है। और किसी देश की तुलना में हमारे देश की मुद्रा का मूल्य अधिक हो जाना क्या कहलाता है, अधिमूल्यन कहलाता है। ठीक है, और ये दोनों ही चीजें हमारे देश में मौद्रिक विनिमय को क्या बनाए रखती है, स्थिर बनाए रखती है। ठीक है, अधिमूल्यन को हम क्या बोलते हैं, मुद्रा मूल्य वृद्धि। इसका दूसरा नाम क्या है, मुद्रा मूल्य वृद्धि। मुद्रा मूल्य वृद्धि, अधिमूल्यन को क्या बोलते हैं, मुद्रा मूल्य वृद्धि। ठीक है, अब आते हैं हमारे चैप्टर पे कि इस चैप्टर में कितने पॉइंट्स है, कुल टोटल 9 पॉइंट्स हैं। 9 पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर दूसरे देशों से कोई व्यापार नहीं होता है, कोई आयात निर्यात नहीं होता है, केवल हम अपने ही देश की चीजों का उपयोग किया जाता है, वो कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है, बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर हम दूसरे देशों से क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं, आयात निर्यात होता है, वो कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है, खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अर्थ। तो ऐसा व्यापार, एक व्यापार का अर्थ तो क्या होता है, वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। ठीक है, और व्यापार 2 तरीके का होता है, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राज्यीय व्यापार क्या होगा, जो हमारे देश के राज्यों के भीतर होता है, हमारे देश में हमारी भौगोलिक सीमा के भीतर होने वाला व्यापार अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। और हमारे देश की भौगोलिक सीमा के बाहर होने वाला व्यापार क्या होता है,
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दूसरे देशों से वस्तुओं का, वस्तु एवं सेवाओं का आयात निर्यात करना क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक है, आते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता। इसकी आवश्यकता क्यों हुई? तो इसकी आवश्यकता क्यों हुई? तो देखिए, सभी देशों के पास क्या होते हैं? संसाधन समान तरीके से नहीं होते हैं। सभी देश एक दूसरे की चीजों पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। जैसे अमेरिका में कोई चीज ज्यादा है, यहाँ कम है, तो हम किस पर निर्भर है? अमेरिका पर निर्भर है। ठीक है, तो सभी देश एक दूसरे पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। दूसरा क्या है कि सभी देशों के पास समान संसाधन, मतलब उर्वरक, जो खाद बीज होते हैं, वो सभी देशों के पास नहीं होते, क्योंकि असमान वितरण होता है। तो कौन सी जगह जहाँ ज्यादा उत्पादन होगा उस वस्तु का, जहाँ वो देश क्या होगा? उस चीज में विशिष्टीकरण होगा। मान के चलो कहीं की हवा, जलवायु, पानी आदि का फर्क पड़ता है, तो वहां इसका उत्पादन ज्यादा है, तो वहां क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना जरूरी है हमारे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ठीक है, घरेलू स्पर्धा में वृद्धि करने के लिए भी किसकी आवश्यकता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता है। और हमारे देश को विकासशील से विकसित बनाने के लिए भी किसकी आवश्यकता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, क्योंकि कई देश विकसित और हमारा देश क्या है? विकासशील। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व की। इसका महत्व क्या क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमें क्यों करना चाहिए? तो इससे क्या होता है? हमारे देश का विकास होता है, हमारी जो जनता का जीवन स्तर है वो क्या होता है? ऊंचा उठता है, हमें नई नई टेक्नोलॉजी प्राप्त होती है और सभी को वस्तु चयन के समान अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व। अब आते हैं व्यापार संतुलन व भुगतान संतुलन। ठीक है, तो जो व्यापार संतुलन है वो भुगतान संतुलन का एक भाग है। ठीक है, हम जब व्यापार करते हैं, हम दो तरह की मदों का व्यापार करते हैं, तो दृश्य और एक अदृश्य वस्तु है। दृश्य वस्तु क्या होती है? जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो दृश्य, और जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो कौन सी होती है? अदृश्य। तो हमारी जो सेवाएं होती है वो क्या होती हैं? अदृश्य होती हैं। ठीक है, तो दृश्य व्यापार संतुलन में किस मदों को शामिल किया जाता है? केवल दृश्य मदों को। कौन सी मदों को? केवल दृश्य मदों को। और इसमें दृश्य व अदृश्य दोनों ही मदों को इसमें शामिल किया जाता है। तो ऐसा व्यापार संतुलन जिसमें केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है व्यापार संतुलन, और जिसमें केवल दृश्य अदृश्य दोनों मदों को शामिल किया जाता है वो भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन क्या होता है? दूसरे देशों से हम जो आयात निर्यात कर रहे हैं उसका लेखा जोखा क्या होता है? भुगतान संतुलन होता है। ठीक है, विदेशी विनिमय दर क्या होती है? एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? विदेशी विनिमय दर कहलाता है। ठीक है, और विदेशी विनिमय दर क्या होता है? दो या दो से अधिक देशों के मध्य मुद्रा का व्यापार करना क्या कहलाता है? ऐसा बाजार जहां पर दो या दो से अधिक देशों के मध्य मुद्रा का व्यापार होता है। ऐसा बाजार जहां पर दो या दो से अधिक देशों के मध्य मुद्रा का व्यापार होता है, कौन सा बाजार कहलाता है? विदेशी विनिमय बाजार कहलाता है। ठीक है, अब आता है विनिमय दर का निर्धारण कहाँ होता है? विनिमय दर का निर्धारण क्या होता है? मुद्रा पूर्ति सिद्धांत से होता है, क्रय सिद्धांत से होता है, भुगतान सिद्धांत से होता है। लेकिन हमने कौन सा पढ़ा? मांग पूर्ति सिद्धांत। मांग के साथ क्या होता है? ऋणात्मक संबंध होता है, और पूर्ति के साथ क्या होता है? धनात्मक संबंध होता है। ठीक है, क्यों होता है मांग वक्र? मान के चलो विदेशी विनिमय दर जितनी कम होगी उतनी हमारे क्या बढ़ेगी? मांग बढ़ेगी। अपोजिट होता है ऋणात्मक। और विदेशी विनिमय दर जितनी बढ़ेगी पूर्ति क्या होगी? हमारे यहाँ उतनी ही बढ़ेगी, तो अपोजिट। ठीक है, मांग के साथ क्या होता है? ऋणात्मक संबंध, और पूर्ति के साथ क्या होता है? धनात्मक संबंध। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अवमूल्यन व अधिमूल्यन। अवमूल्यन व अधिमूल्यन। तो अवमूल्यन अधिमूल्यन क्या होता है? एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में हमारे देश की मुद्रा का मूल्य क्या हो जाना? कम हो जाना अवमूल्यन कहलाता है। और दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में हमारे देश की मुद्रा का मूल्य ऊपर उठ जाना क्या कहलाता है? अधिमूल्यन कहलाता है। ये दोनों ही स्थितियां हमारे देश के मौद्रिक विनिमय को क्या बनाए रखती हैं? स्थिर बनाए रखती हैं। ठीक है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लेक्चर 12, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।